बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के प्रथम दशक के द्वारा ही द कंपनी सिचुएशन चेंज, कंपनी की जो स्थितियाँ थी वो बदल गई थी। द प्राइसेज इन द मार्केट रोज, बाजार में मूल्य बढ़ रहे थे। एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, और कृषि का विस्तार धीरे हो रहा था। दिस मीन्ट, इसका अर्थ है कि एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदारी, जमींदारी की जो आय थी उसमें वृद्धि होना। बट नो गेन फॉर द कंपनीज, परंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हो रहा था। सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज ए रेवेन्यू डिमांड, जैसा कि रेवेन्यू की डिमांड में वृद्धि नहीं हो सकी थी। दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली, क्योंकि ये स्थायी कर दी गई थी। इवन देन द जमींदारी डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, जैसा कि जमींदार भूमि के सुधार में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड, कुछों ने अपनी भूमि गंवा दी थी। इन द अर्लियर, प्रारंभिक वर्षों में ऑफ द सेटलमेंट, इस व्यवस्था के तहत। अदर नाउ सा द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल, दूसरों ने अपनी आय की संभावना थी बिना कठिनाई के इसमें देखा। एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जो विनियोग के जो रिस्क थे, जोखिम था, उसके बारे में। एज लॉन्ग एज द जमींदार कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स, जैसा कि बहुत से जमींदारों ने अपनी जो भूमि थी वो किराएदारों को सौंप दी थी। एंड गेट रेंट, उससे उनसे किराया प्राप्त करने लगे थे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, वो भूमि के सुधार में रुचि नहीं ले रहे थे। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ इन द विलेज, ग्रामीण क्षेत्रों में द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव, जो खेती करने वाले थे उन्होंने इस प्रणाली को बहुत ही अधिक दमन वाली पाया। द रेंट ही पेड टू द जमींदार, जमींदारों को जो वो किराया देते थे वो बहुत अधिक था। एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर, और ज़मीनों पर जो उनका अधिकार था वो असुरक्षित था। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक ए लोन, भूमि को किराया अदा करने के लिए उन्हें प्राय साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट, और जब वो किराया देने में असमर्थ होते थे, ही वाज इवेक्टेड फ्रॉम द लैंड, उन्हें भूमि से वंचित कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन, जिसे वो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। ए न्यू सिस्टम इज डिवाइस, एक नई प्रणाली की कल्पना करना। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के प्रारंभ में ही मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिसर्स वर कन्विंस्ड, बहुत से जो कंपनी अधिकारी थे इस बात से सुनिश्चित हो गए थे कि द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज अगेन, कि ये जो लगान की या आय की जो कर की जो प्रणाली है उसे दोबारा बदलना चाहिए। हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट ए टाइम, किस प्रकार से ये जो लगान था एक ही समय पर स्थिर रूप से किया जा सका। वैन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट एक्सपेंसिव, जबकि कंपनी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक पैसा चाहती थी या बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता थी। ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, प्रशासन के लिए और व्यापार के खर्चों को पूरा करने के लिए। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल, बंगाल के जो उत्तर पश्चिमी जो प्रांत थे, एंड इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजले, एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम हॉल्ट मैकेंजले था, डिवाइड द न्यू सिस्टम, एक नई प्रणाली की परिकल्पना सामने लाई। विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822, जैसे कि 1822 में प्रभावित किया जा सका। ही फेल्ट दैट, उसने अनुभव किया कि द विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, की जो गांव है वो एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं हैं। इन द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी, उत्तरी भारतीय समाज में। एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व, और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। अंडर ही डायरेक्शन, उसके दिशा निर्देश के अंतर्गत कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो इकट्ठे करने वाले था, जो लगान इकट्ठे करने वाले थे वो गांव-गांव गए। इंस्पेक्ट द लैंड, उन्होंने भूमि का निरीक्षण किया। मेजरिंग द फील्ड, खेतों की पैमाइश की। एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप, और विभिन्न समूह के अधिकारों और उनके रीति रिवाजों का लेखा जोखा एकत्रित किया। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट, प्रत्येक भूखंड के लगान का उन्होंने अनुमान लगाया। विद इन ए विलेज वाज एडिड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू, प्रत्येक गांव के अंतर्गत जिसे कि लगान के गणना के अंतर्गत शामिल किया जा सके। दैट ईच विलेज हैड टू पे, जो कि प्रत्येक गांव को चुकाना होता था। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज क्रिटिकली, ये जो मांग थी समय अवधि के अनुसार दोबारा बदली जाती थी। नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, ये स्थायी नहीं थी। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू, लगान के एकत्रित करने के जो चार्ज थे, एंड पेइंग इट टू द कंपनी, जो कंपनी को भुगतान किए जाते थे, वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन, इसका जिम्मा गांव के मुखिया को दे दिया गया। रेदर देन द जमींदार, जमींदारों के अपेक्षा। दिस सिस्टम केम टू बी नेम्ड एज महालवारी सिस्टम,
सेटलमेंट, इस प्रणाली को माहवारी प्रणाली कहा जाता है। द मुनरो सिस्टम, मुनरो प्रणाली इन द ब्रिटिश टेरिटरीज, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, इन द साउथ, दक्षिण में, देयर वाज ए सिमिलर मूव अवे, इसी प्रकार की एक व्यवस्था काम में लाई जा रही थी फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जो कि एक स्थायी बंदोबस्त के विचार से अलग थी। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइडेड केम टू बी नोन एज द रैयतवाड़, ये जो नई प्रणाली थी जो जिसकी परिकल्पना सामने लाई गई, इसे कहा जाता है रैयतवाड़ी। इट वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल, ये जो है छोटे स्तर पर करने के प्रयास किए गए बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। इन सम ऑफ द एरियाज, ऐसे कुछ क्षेत्रों में दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी, जो कि कंपनी के द्वारा हथियार लिए जाते थे आफ्टर द वार्स, लड़ाई के पश्चात विद द टीपू सुल्तान, जो कि उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ की थी। सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे डेवलप्ड बाय थॉमस म्यूनेरो के द्वारा इसको विकसित किया गया। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया, और धीरे धीरे यह प्रणाली संपूर्ण भारत में विस्तृत की गई। रीड एंड मुनेरो और रीड फेल्ट दैट, उन्होंने अनुभव किया कि साउथ देयर वर नो ट्रेडिशन जमींदार, कि दक्षिण में जो परंपरागत जमींदार हैं वो नहीं थे। द सेटलमेंट, ये जो व्यवस्था थी, दे आर्ग्यूड, उन्हें तर्क दिए कि हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर, ये जो अधिकार है वो प्रत्यक्ष रूप से खेती करने वालों को दे दिए जाए। हु हैड टिटिल लैंड ऑफ फॉर डोनेशन, जिनके भूमि पीढ़ियों से उनके खेत उनके पास थे। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली, उनके जो खेत थे उनकी वो बहुत ध्यानपूर्वक रखते थे। एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट, और लगान लगाने से पहले उन्होंने इसका सर्वेक्षण अलग से किया। मुनेरो थॉट दैट, मुनेरो ने सोचा कि द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर, कि जो ब्रिटिश या अंग्रेज लोग हैं उन्हें एक प्रकार से पैतृक फादर के रूप में, आंकड़ों के रूप में देखा जाए। प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर विलेज, अंडर चार्ज, जो कि इन रैयत की सुरक्षा अपने अधीन करेंगे। ऑल वेज नॉट वेल, अर्थात सभी प्रकार या संपूर्ण रूप से कुछ भी सही नहीं था। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों के दौरान, आफ्टर द न्यू सिस्टम, इस नई प्रणाली के पश्चात, वर इम्पोज्ड, इट वाज क्लियर दैट, जो कि लागू कर दी गई थी, ऐसा स्पष्ट हो गया था कि ऑल वाज नॉट वेल विद देम, कि उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। ड्राइवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, जो इसको चलाने वाले थे उनकी इच्छा थी कि भूमि से जो आय है उसमें वृद्धि की जाए। रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स्ड टू, जो रेवेन्यू अधिकारी थे वो भी स्थायी कर दिए गए थे। हाई रेवेन्यू डिमांड, जो कि एक ऊंचे रेवेन्यू की डिमांड कर रहे थे। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, किसान इसका भुगतान करने में असमर्थ थे। राइट्स फिल द कंट्री साइड, और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की जो रैयतवारी थी उन्हें लागू किया गया। एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स, और बहुत से क्षेत्रों में जो ग्रामीण थे वो रेगिस्तान या बंजर बन गए थे। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स, अर्थात इस प्रकार के जो आशावादी अधिकारी थे, हैड इमेजिन, उन्होंने ये कल्पना की कि द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पेजेंट्स इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स, अर्थात जो भूमि का जो हस्तांतरण है वो किसानों से धनी किसानों के पास कर दिया जाए। बट दिस डिड नॉट हैपन, परंतु ऐसा नहीं किया जा सका। क्रॉप्स फॉर यूरोप के लिए फसलें उगाना। द ब्रिटिश आल्सो रियलाइज दैट, अंग्रेजों ने यह भी अनुभव किया कि द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनसे केवल उपज भी लगान के रूप में नहीं ली जा सकती थी। इट कुड आल्सो ग्रो द क्रॉप्स, वो फसलें भी उगा सकते थे। दैट यूरोप रिक्वायर्ड, जिन्हें कि यूरोप में आवश्यकता थी। बाय द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत तक, द कंपनी वाज ट्राइंग, कंपनी इस बात का प्रयास कर रही थी कि इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो, कि वो अफीम और नील की जो खेती है उसके विस्तार को और अच्छा बनाए। इन द सेंचुरी, इस सदी में, एंड ए हाफ दैट फॉलोड, और इसके आधे बीत जाने के पश्चात, द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टीवेशन, ब्रिटिश अंग्रेजों ने किसानों को या खेती करने वालों को इस बात के लिए राजी किया या उन पर जोर डाला, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न भागों में, टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स, की वो अन्य फसलें भी उगाए। ओके बेटा।